उत्तराखंड के पौड़ी जिले से हाल में ही एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। यहाँ रहने वाले संगीतज्ञ पंडित मोहन सिंह रावत ने अपने अथक प्रयासों से वो कर दिखाया जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में बेहद ही चुनिंदा लोग कर पाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार मन्नू पवार इस बारे में लिखते हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने ब्याह शादियों में बजने वाले 7 शहनाइयों को वहां से उठाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्थापित करते हुए बेशकीमती बना दिया, जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा ने कश्मीर के फोक में गूंजने वाले संतूर पर इतने अनूठे प्रयोग किए कि उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक ज़रूरी साज बना दिया, और जैसे पंडित विश्व मोहन भट्ट ने गिटार को परिष्कृत करते हुए उसे क्लासिक मौसीकी का एक कंप्लीट साज बना दिया, उसी तरह पौड़ी के रहने वाले संगीतज्ञ पंडित मोहन सिंह रावत ने बैंजो नाम के एक मामूली से साज में अपने अभिनव प्रयोगों से ऐसे प्राण फूके कि उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य बना दिया है। उन्होंने अपने साज को इस काबिल बना दिया है कि इस पर अब राग रागनियाँ बजा रहे हैं, और अपने इस सृजन को उन्होंने नाम दिया है क्लासिकल बैंजो। कई वर्षों की प्रक्रिया के बाद भारत सरकार ने मोहन सिंह रावत के सांगीतिक खोज और आविष्कार को मान्यता दे दी है। कई दौर के इम्तिहानों, प्रस्तुतियों और शास्त्रार्थों से गुजरने के बाद भारत सरकार के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से उनके साज और उनके डिज़ाइन को मान्यता मिल गई है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, बैंजो वाद्य यंत्र का मूल कहाँ है, मोहन सिंह रावत ने इसमें क्या बदलाव किए, क्लासिकल बैंजो नाम का जो वाद्य यंत्र उन्होंने अब बनाया है उसे मान्यता दिलवाने की प्रक्रिया कैसे रही और इसमें कितने वर्षों का संघर्ष शामिल है, इन सभी तमाम सवालों के जवाब पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम विस्तार। This program is supported by राही नेत्रधाम। राही नेत्रधाम, अंधकार से उजाले तक आपका राही। मोहन सिंह रावत के बनाए पर बात करने से पहले एक नज़र बैंजो वाद्य यंत्र के दिलचस्प इतिहास पर डालते हैं। बैंजो की शुरुआत किसी आलिशान संगीत घराने से नहीं, बल्कि पश्चिमी अफ्रीका के लोक समुदायों के बीच गूंजते उस वाद्य यंत्र से हुई जिन्हें अफ्रीका में अकोटिंग और न्यूकनी कहा जाता था। ये वाद्य वहाँ के लोग बहुत साधारण तरीके से, जैसे सूखे कद्दू या लौकी पर किसी जानवर की खाल और तार बांधकर बनाते थे और फिर उंगलियों से या पेन से उसे बजाकर संगीतमय धुनें निकालते थे। ये आवाज़ें सिर्फ धुन नहीं थी, बल्कि वहाँ रहने वाले समुदायों की भावनाओं की वो गूंज थी जिसे वो उत्सवों के समय बजाया करते थे। 17वीं और 18वीं सदी में जब लाखों अफ्रीकी लोगों को जंजीरों में जकड़कर अमेरिका और कैरेबियन देशों में ले जाया गया, तो वहाँ कपास के खेतों में काम करते हुए इन लोगों ने अपने दुखों, अपनी थकान और अपनी बेबसी को व्यक्त करने के लिए फिर से कद्दू और तारों से वही साज बनाना शुरू किया, जिसे शुरू में स्थानीय लोगों ने बांजा, बंजार, बंजो जैसे नामों से पुकारा। धीरे धीरे बैंजो अमेरिका के लोक संगीत का अमूल्य हिस्सा बन गया, जिसमें कई तकनीकी बदलाव भी हुए। पहले 4 तार वाले वाद्य थे, जिसमें जोएल वॉकर स्विनी जैसे कलाकारों ने 5वां ड्रोन तार जोड़ा। इसमें धुनों में एक नया बदलाव आया। ड्रोन तार उसे कहते हैं जो मुख्य रूप से अंगूठे की तरफ होता है और बारीकी की तारों की तुलना में छोटा और पतली ट्यूनिंग वाला होता है। 1830 के दशक के आसपास अमेरिकी मनोरंजन जगत में मिनिस्ट्रेल शो नाम की कला प्रदर्शनी उभरी, जिसमें सफ़ेद कलाकार ब्लैक फेस मेकअप पहनकर अफ्रीकी और अमेरिकी संगीत और नृत्य की नकल किया करते थे। बैंजो इन प्रस्तुतियों में बजाए जाने वाला मुख्य वाद्य बना और सीमित समुदाय की एक अनूठी धुन से बाहर निकलकर लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। बैंजो को फिर से 1840 के दशक में स्विनी के एक समूह अमेरिकन वर्जीनिया मिस्ट्रेलस द्वारा ब्रिटेन में पेश किया गया और तभी से ये अमेरिका और ब्रिटेन के संगीत हॉलों में छा गया। 1860 के दशक में जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा, तो बैंजो केवल एक वाद्य नहीं रह गया, बल्कि सैनिकों के लिए मानसिक और शारीरिक सहारा बना। युद्ध के समय अपनों को याद करते हुए कैंप की आग के पास बजने वाली इस धुन पर एक म्यूजिक जैसी थेरेपी काम करती थी, जिसने सैनिकों के गिरते मनोबल को संभाला। हल्का और पोर्टेबल होने के कारण इसे मोर्चे पर ले जाना आसान था, जिससे ये पियानो जैसी भारी वाद्य यंत्रों का विकल्प बना और पैदल सेना का अस्थायी साथी बन गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने उत्तर और दक्षिण की सेनाओं के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया, और इसी दौर में हुई तकनीकी सुधारों ने इसे एक दास सांस्कृतिक के साथ से बदलकर अमेरिका लोक संगीत की आधुनिक आत्मा बना दिया। 19वीं सदी के खत्म होते होते बैंजो के डिज़ाइन में कई बड़े बदलाव आए। अब इनमें लकड़ी के साथ साथ धातु के घेरे,
फ्रेट्स यानी तारों के नीचे लगी वो पट्टियां और ट्यूनिंग के लिए आधुनिक चाबियां जुड़ गई। इन बदलावों ने बैंजो को पहले से कई ज्यादा मजबूत, सुरीला और सटीक बना दिया, जिससे इसे बजाना आसान हो गया। धीरे धीरे बैंजो की धुन अमेरिका से निकलकर यूरोप तक जा पहुंची। आयरलैंड में तो उसने वहां के पारंपरिक वाद्य फिडल, जो एक तरह का वायलिन है, उसके साथ ऐसे जुगलबंदी की कि 1920 के दशक तक आयरिश टेनोर बैंजो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसके बाद बैंजो का जादू यूनाइटेड किंगडम के जैज बैंड और फ्यूजन संगीत पर बिछाया। अब बैंजो सिर्फ पीछे बैठकर ताल देने वाला साधारण साज नहीं था, बल्कि अपनी तेज और जोश से भरी धुन की वजह से खुद संगीत की दुनिया की मुख्य पहचान बन गया था। जब बैंजो 7 समुंदर पार करके भारत पहुंचा, तो यहाँ उसका स्वागत एक शास्त्रीय दिग्गज की तरह नहीं, बल्कि एक मशहूर फिल्म सितारों की तरह हुआ। भारत के शुद्ध शास्त्रीय संगीत के कड़े अनुशासन के बजाय इसने बॉलीवुड के चमक धमक वाले पर्दे पर अपनी जगह बनाई और गानों में एक नया रंग भरने लगा। 1950 और 60 के दशक का वो दौर था जब ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन जैसे जादुई संगीतकार कुछ नया करने का जोखिम उठा रहे थे। उन्होंने बैंजो जैसी विदेशी आवाज़ों को भारतीय धुनों के साथ ऐसा घोला कि एक नई तरीके की खनक पैदा हुई। याद कीजिए फिल्म तीसरी मंजिल का सुपरहिट गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गाने में गिटार और ड्रम के साथ जो बैंजो की तीखी खनक सुनाई देती है, वही इस गाने को तेज रफ्तार और पश्चिमी जोश भर देती है। इसी तरह ओ हसीना जुल्फों वाली या फिल्म कारवा का पिया तू अब तो आजा जैसे गानों में भी बैंजो की आवाज़ ने ऊर्जा के साथ थिरकन दी। यहाँ तक कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को के साथ शुरुआती संगीत में भी बैंजो की वही टेक्सचर सुनाई देती है जिसने इस गाने को अमर बना दिया। बॉलीवुड ने बैंजो की इस बेमिसाल ऊर्जा को केवल पुराने दौर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक सिनेमा में भी इसे नई पहचान दिलाई। साल 2016 में आई फिल्म बैंजो इसी वाद्य यंत्र और मुंबई की गलियों में बजने वाले स्ट्रीट बैंजो कलाकारों की जादुई दुनिया को समर्पित थी। विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में बप्पा, राडा और उड़नछू जैसे गानों में बैंजो की नुकीली धुनों को लोक और आधुनिक संगीतों के एक अनोखे संगम के रूप में पेश किया। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये भी है कि इन सब गानों में बैंजो कभी कैप्टन नहीं बना। वो हमेशा ऑर्केस्ट्रा की भीड़ में एक वफादार साथी की तरह खड़ा रहा। फिल्मों में भी इसे अक्सर सिर्फ एक शोपीस के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया, ना कि किसी गंभीर वाद्य यंत्र के रूप में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी पुरानी और सख्त परंपरा के साथ इसके कड़े नियम कानून, जो हर वाद्य यंत्र को जगह नहीं देते। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार, सरोद या संतूर इसलिए बेहतर नहीं कहे जाते कि उनकी अपनी लोकप्रियता है, बल्कि इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे मिंड और आलाप जैसी बारीकियां निकाल सकते हैं जो बैंजो के लिए अब तक मुमकिन नहीं था। पश्चिमी बैंजो अपनी रफ्तार और जोश के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन जब बात भारतीय शास्त्रीय संगीत की आती है तो वो पीछे छूट जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी बनावट थी। इसके तार छेड़ने पर आवाज़ टुकड़ों में मिलती थी, जबकि रागों को वो फिसलन और गहराई चाहिए थी जो एक सुर को दूसरे से जोड़ सके। इसलिए सालों तक बैंजो को सिर्फ नाच गानों या मौज मस्ती का साधन माना गया और इसे बड़े शास्त्रीय मंचों पर जगह नहीं मिली। लेकिन किसे पता था कि इस विदेशी बैंजो को उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाला एक कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की मांगों के अनुरूप पूरी तरह बदलकर क्लासिक बैंजो बना देगा। ये कीर्तिमान कर दिखाया पंडित मोहन सिंह रावत ने, जो पौड़ी के भारत खंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत की शिक्षा देते हैं। उनके इस प्रयोग के बारे में वरिष्ठ पत्रकार मन्नू पवार लिखते हैं, मोहन सिंह रावत बरसों से साज के पीछे पड़े रहे। उन्होंने इसे नए डिजाइन में ढाला, कई बदलाव किए, इसमें कई तरीके के तार जोड़े और इतने ज्यादा बदलाव किए कि अब वो बैंजो नहीं रहा। उन्होंने इसे शास्त्रीय संगीत का एक संपूर्ण वाद्य यंत्र बना दिया है। दूसरे वाद्य यंत्रों में जो कमियां उन्हें महसूस हुई, वो उन्होंने अपने क्लासिकल बैंजो से दूर कर दी। इस साज में आपको सितार, सरोद, संतूर, रुद्रवीणा इन सब की मौजूदगी दिखेगी। बैंजो जैसे एक साधारण से वाद्य को भारतीय शास्त्रीय संगीत के कठिन अनुशासन वाले परिपक्व वाद्य में बदलने का काम कोई आसान नहीं था। मोहन सिंह रावत को ये काम करने में पूरे 27 साल का समय लगा। इस पूरी यात्रा के बारे में मोहन सिंह रावत जो बताते हैं, वो आप भी इन्हीं की जुबानी सुनिए। ये जो बैंजो है, इसको कहते हैं टैसिकोटो, और जब यहाँ इंडिया में आया इसको कहने लगे बुलबुल तरंग। तो मेरा जो सांगीतिक परिवेश रहा है इसमें जो है, क्योंकि मुझे ये जो इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, ये सितार, गिटार, ये बहुत से इंस्ट्रूमेंट में बजाता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरा एक यकायक जो है, इससे ये कुछ कोई मेरे
रखा है इसका साज को, तो मेरा एक मन में एक आया यार कि ये जो इतना साज इतना लोकप्रिय है ये, सारे इसमें वायर भी हैं और कीज भी है सब, लेकिन इसमें शास्त्रीय संगीत क्यों नहीं बजाते लोग? तो उसकी कमी थी, क्योंकि ये पहला या तो फिल्मी सॉन्ग में या तो फोक ट्यून में या तो किसी के अपने ऐसे ही कोई नेटिव कोई होगा को म्यूजिक उसमें बजाते थे, जो बजाते हैं। लेकिन फिर मैंने इसमें देखा यार कि बहुत सी गुंजाइश है इसमें, दाहिने हाथ का बाएं हाथ का इसके कीज में और वगैरह बहुत से सब प्रयोग मैंने इसमें किए। तो उसका लबोलबा उसका उद्देश्य ये था मेरा कि इसको शास्त्रीय संगीत में कैसे लाऊं मैं। तो इसमें बाएं हाथ का काम, दाएं हाथ का काम, इसमें क्रंतन, इसमें लॉक डार्ट, इसमें मील, इसमें आरोही मील, अवरोही मील, इसमें गमक, बहुत से गमक के प्रकार, इसमें और भी जो सांगीतिक रिक्वायरमेंट होती है क्लासिकल के लिए, वो सब मैंने इसमें उत्पन्न की। और मुझे करीब इसमें लग गया 27 साल का टाइम। जैसा कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी जो है अचानक होती है, सोच के नहीं होती है। तो वो साथ मेरे पास था और मुझे जो है ऑलरेडी जो है ज्ञान का जो है वो जो प्रोसेस पहले से तैयार था। ये नहीं कि मुझे सीखना पड़ रहा है। बंदे से मेरे पास है, राग मेरे पास है, ताल मेरे पास है, गति मेरे पास है, उसकी इम्प्रोवाइजेशन मेरे पास है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने देखा यार कि इसमें जो है चिकारी ऐसा होना चाहिए, छेड़ का तार ऐसा होना चाहिए, इसमें सिंपैथेटिक वायर ऐसा होना चाहिए। करते करते क्या हो, मैंने बहुत उसमें पैसा भी बहुत लगाया और धीरे धीरे करते करते जब एक तोड़ा दूसरा तोड़ा, बहुत से मैंने इसमें इसके कीज में काम किया कि इसको लोहे का होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसे रीड पे भी काम किया, ऐसे वायर पे भी काम कर दिया कि यार जो मेन तार होना चाहिए 28 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 26 होना चाहिए। ये प्रयोग करते करते जब एक दिन मेरी आवाज जो है अंदर की जैसा मैं चाह रहा हूँ वो बैठ गया, जब मैंने सोच लिया यार ये आवाज ये साउंड जो है ये इसके शास्त्रीय संगीत के लिए उपयुक्त है। तो जब वो पहला तार लगने लगा तो उसके हिसाब से मैंने धीरे 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 ये खराब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा खराब हुआ, करते करते मुझे इतना लंबा टाइम इसमें लग गया। बैंजो को क्लासिकल बैंजो में बदलने के बाद इसे भारत सरकार द्वारा मान्यता दिलाने का भी एक लंबा सफर रहा। इसके लिए मोहन सिंह रावत ने कई जगह प्रस्तुतियां भी दी और वर्षों तक पत्राचार भी किया। क्योंकि इस वाद्य यंत्र का अभी पेटेंट नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अब तक सार्वजनिक प्रस्तुतियां नहीं की हैं। लेकिन वो बताते हैं कि अब जब भारत सरकार से इसे मान्यता मिल चुकी है तो वे जल्द ही सार्वजनिक मंचों पर भी इसकी प्रस्तुति देंगे और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लेकर जाएंगे। मोहन सिंह रावत ने अपने अभिनव प्रयोगों से जो कर दिखाया वो उनके जुनून का ही प्रतिफल है। उनके संगीत के सफर के बारे में वरिष्ठ पत्रकार मन्नू पवार बताते हैं, वैसे मोहन सिंह रावत जी की शुरुआत तबले से हुई। वो सबसे अद्भुत तबला वादन से हमें बचपन से ही चौंका रहे हैं। लेकिन वो इतने जीनियस हैं कि पौड़ी जैसे छोटे से पहाड़ी नगर में रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कई साजों पर महारत हासिल की। दुनिया उन्हें अब संतूर के पंडित के तौर पर जानती है। देश के कई बड़े और प्रतिष्ठित मंचों पर भी वे संतूर की प्रस्तुतियां देते रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि तबले और शास्त्रीय संगीत की गायकी से लेकर उनकी लगभग हर साज पर पकड़ है। सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन, रुद्रवीणा, बांसुरी, गिटार, हर साज पर उनका अच्छा खासा दखल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसी विलक्षण हस्ती तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब ही रहे, जिनके बारे में कहा जाता था कि बाबा जिस भी वाद्य को छूते वो उनका गुलाम बन जाता था। मोहन सिंह रावत अपनी किशोर अवस्था में जब एक बार दिल्ली में परफॉर्मेंस दे रहे थे तो उन्हें उस्ताद अमजद अली खां साहब ने भी दाद दी थी। दिल्ली में ही दिग्गज शशि कपूर साहब तो मोहन सिंह रावत के टैलेंट से इतने गदगद हुए थे कि उन्होंने परफॉर्मेंस के बाद प्यार से उनके गाल पर थपकी देकर दुलारी भरी शाबाशी भी दी। हम उम्मीद करते हैं कि कई दशकों की मेहनत और लगन से मोहन सिंह रावत ने जिस क्लासिक बैंजो का आविष्कार किया है, समय के साथ वो भारतीय संगीत परंपरा में अपना मजबूत स्थान बनाएगा। बारामासा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको बारामासा के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही आप चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर सुपर थैंक्स के जरिए या स्क्रीन पर दिए QR कोड और UPI ID के माध्यम से बारामासा को मजबूत करने के लिए सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।